ओम श्री सूर्याय नमः। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। ये सर फ्रांस में जीएसटी 1954 में शुरू हुआ था, तो भारत में जीएसटी इतना लेट क्यों आया? देखिए सबसे पहले तो बता दूं सबको गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड कलीग्स। ये सच है कि वर्ल्ड में जो है ना, वर्ल्ड में सबसे पहले 1954 में फ्रांस में जीएसटी आया। तो इसका मतलब नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में जब ही आ गया था, वो धीरे धीरे मतलब इस तरह से चलता रहा और कुल मिलाकर के 2017 तक जो है 160 कंट्रीज में मतलब हो गया था। अब बात आई है कि सब भारत में क्यों, तो देखिए भारत में ऐसा नहीं है। ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी 2000 में, तो उस समय पे यशवंत सिन्हा साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जीएसटी का कंसेप्ट तो अगर देखा जाए तो एनडीए की गवर्नमेंट मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट, देन जो वाजपेयी साहब की जो गवर्नमेंट थी, ये कंसेप्ट तो वहीं से शुरू हो गया था। तो हुआ क्या था कि जिन्होंने वेट का एक्सपीरियंस था स्टेट को, तो वाजपेयी साहब गवर्नमेंट ने एक एम्पावरमेंट कमेटी बनाई, एम्पावर्ड कमेटी बनाई कि भाई आप ऐसा करो कि कुछ लुक आफ्टर कीजिए कि हम किस तरह से मतलब वेट की जगह पे जीएसटी को ला सकते हैं। ये चर्चा चल रही थी। तो 2000 में ये बातचीत चल रही थी। तो 2002 में क्या हुआ कि वहाँ पे ऑनरेबल यशवंत सिन्हा जी ने वो बोले कि भाई हमें एक काम कर देते, कमेटी बना देते। तो उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेशन पर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर केल कर कमेटी बना दी। तो आप ऐसे समझो कि 2002 में जो मूल जो बात कही थी उस मतलब केल कर कमेटी ने, उन्होंने ये कहा था कि भाई आप लोग जो है ना, इस जीएसटी जो कंसेप्ट है इसको इंडिया में आप लागू करो। तो देखिए इसका प्रोसेस तो बहुत लंबा है, हम एक एक करके मतलब स्टूडेंट को भी पढ़ाएंगे और माध्यम से। अभी हमारा पर्पस सिर्फ बच्चों को इतना ही है कि जब उनको इंडिया में जीएसटी की जब बात करें तो उनको वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट से लेकर के मतलब 2000 से इसका जो मतलब जब कोई चीज़ आइडिया आता है ना दिमाग में, तो वहीं से शुरू होता है। हाँ, फॉर्मलाइज कैसे कैसे हुआ मैं बार बार मतलब डिफरेंट वीडियो में बताता रहूँगा। अभी आप ऐसे समझ जो पढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि जो 1 जुलाई 2017 से पहले जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या था जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का था, तो आपको उसकी समझने की ज़रूरत है। और जो हमारे कोर्सेज़ के जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं और लर्निंग आउटकम्स हैं, प्लस जो कौन कौन से रेफरेंसेस हैं, क्या क्या कंटेंट हैं, ये हर एक स्टूडेंट को अंडरस्टैंड होने चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब पढ़ाए जा रहे हो उसको पता ही नहीं कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा दिया फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस लॉ पढ़ाया था, फिर कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाया था, फिर आपको इनकम टैक्स पढ़ाया था। तो कम से कम जो आपका बीकॉम ऑनर्स का जो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, उसका भी तो एक पर्पज़ है कि आप अगर जैसे किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है कोई भी, या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जब आप डिग्री लेंगे, तो ये भी तो अपेक्षा की जाती है कि आपको बीकॉम ऑनर्स करने के बाद में जो आपका प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम फिर आपसे क्या डिमांड करता है, मतलब आपसे क्या लर्निंग आउटकम की उम्मीद करता है। अब आपने एक सेमेस्टर पढ़ लिया नंबरों के लिए, ऐसे जैसे आगे और फिर आगे बढ़ते रहे। अब उसमें होता क्या है कि मान लो एक क्लास है, अब एक क्लास को 4 टीचर मिले, कल्पना कीजिए। अब 2 टीचर तो मतलब खून पसीना बहा रहे हैं, अपना टीचिंग प्लान भी दे रहे हैं रोजाना का सबसे। 2 टीचर मतलब मोटिवेशन क्या है, कभी आ गए या हफ्ते भर की क्लास एक दिन में लेगी, खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर एक उत्साह नहीं आता है। तो एनईपी इस चीज़ को दूर कर रही है। एनईपी ये डिमांड कर रही है जो है कि आप अपना टीचिंग प्लान दें और पर वीक का कौन से किताब से पढ़ा रहे हैं, कौन सा पेज नंबर है, आपको ये बच्चों को देना ही देना होगा। तो उसमें क्या होगा कि बच्चा फिर जो है सोचेगा, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है ना हम लोगों को। तो स्टूडेंट के अंदर जब क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी, तो मुझे लगता है कि वो फिर धीरे धीरे करके उसके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जी हमारे यहाँ पे लेट क्यों हुआ, ऐसे ही और क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। तो पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं और उसका जो आंसर खोजते हैं, उससे आपको ज़्यादा याद हो जाता है। तो हो क्या रहा है अभी, मतलब 50% टीचर तो आपको पता ही है, अपना खून पसीना पूरा जितना परिश्रम करते, लेकिन 40-50% तो ऐसे भी तो हैं कि बस कॉलेज आगे। हमारे यहाँ की व्यवस्था खराब है, यहाँ पे बायोमेट्रिक तो है नहीं और टीचर की कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। जो ईमानदार टीचर हैं उनको कॉलेज प्रिंसिपल भी रिकॉग्निशन है, कोई अवार्ड, कोई इंसेंटिव, ना कोई वाइस चांसलर। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले वाइस चांसलर हैं जिन्होंने कुछ मतलब प्रयास कर रहे हैं ऐसे कॉलेज के प्रिंसिपल्स नियुक्त करने के लिए जो कुछ वाकई में काम करें। टेक एग्जाम्पल ऑफ दी भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बने, 4 दिन बने नहीं, 15 टीचरों को नोटिस थमा दिया भाई कि भाई साहब आपकी ट्यूटोरियल क्यों नहीं हो रही। कल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे बातचीत की थी
और मैंने अपना जो टीचिंग प्लान है उनको शेयर किया। मैंने कि सर इसको लागू करवाओ और इंश्योर कीजिए कि टीचर जो है कम से कम मिनिमम 5 आवर्स तो रुकें। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने मतलब ऐसे ऐसे किया है। तो मेरे अच्छे मित्र हैं, हम 2 ही टीचर ऐसे थे पूरी यूनिवर्सिटी में जो डूटा की जीवीएम में हम कहते थे कि भैया ये एब्जॉर्प्शन को हमारे जो ब्राइटेस्ट कॉलीग्स आए हैं एडहॉक पे, इनको बर्बाद मत करो। लेकिन लड़ाई को बजाय अच्छी पढ़ाने के जो हमारा यूथ आया था उसको पूरे वर्ल्ड में अपनी यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाने की वो उस होड़ के चक्कर में कि जी एडहॉक को ऐसा कर दे, बोर्ड दो और एडहॉक लो, और उस कंसेप्ट ने जो एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट था उसने पूरी यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया। एनीवे धीरे धीरे चीज़ें सब अच्छी हो रही हैं। अब रेगुलराइजेशन थ्रू दी परमानेंट अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो एक अच्छा कंसेप्ट है। ऑनरेबल वाइस चांसलर की एबल गाइडेंस में अच्छे कुछ प्रिंसिपल्स भी एक्शन में आ गए। तो आगे आने वाले समय में आप एग्जाम्पल लो वेंकटेश्वरा कॉलेज की प्रिंसिपल का, भाई साहब सबसे पहले अपनी क्लास में जाती है तो वो देखते, अब जब प्रिंसिपल क्लास ले, मान लो प्रिंसिपल क्लास ले तो उससे और भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप एग्जाम्पल लो, मिनिमम रिसोर्सेज है कालिंदी कॉलेज को A+ मिला है भाई। अभी बहुत कॉलेजों का तो नंबर ही नहीं, एक बार भी मतलब नेक्स्ट से नहीं एक्रीडेशन हुआ। उनके कालिंदी कॉलेज का 2016 में और 2022 में अब उनको A+ मिला है। बताओ, छोटा कॉलेज को इतना सीमित रिसोर्सेस में प्रिंसिपल मैडम ने इतना अच्छा कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेजेज में प्रिंसिपल मतलब अच्छा नहीं कर रहे। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत और कॉलेजों का एक एक करके हम बताते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आप पढ़ें, रिसर्च बेस्ड स्टडी करें, प्रोजेक्ट बनाएं और इन सबके शामिल होकर के आगे बढ़ें। हम 2047 में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी का जो गोल है कि हमारा जो देश है वो विकसित बने, हम इस ओर अग्रसर होंगे अगर टीचर और स्टूडेंट ठान लें कि हमें अपना ड्यूटी करनी है। क्योंकि भैया देखो, वैसे ही पैसे लेते रहो, अपनी तनख्वाह अकाउंट में लेते रहो और हवाई करते रहो, राजनीति करते रहो, इनसे तो देश बलवान होना नहीं है। क्योंकि देश को बलवान अगर देखना चाहते हैं तो आप उस देश के स्टूडेंट का, उस देश के टीचर का कमिटमेंट देख लो, फिर देखिए आप किस तरह की चमक पैदा होती है। टीचर तो पहले से ही है ग्लोरी इसकी तो मतलब पूरे विश्व में, लेकिन जो चाणक्य जो चाहते थे, चाणक्य ने जिस तरह से देश को बदला और एक स्वाभिमान दिया, आज के डॉक्टरेट हैं, PhD हैं, MPhil करके आते हैं, नेताओं के पैरों में पड़ते हैं, शर्म नहीं आती है? अरे कम से कम अपने जो आपसे ज़्यादा योग्य हैं, आपसे ज़्यादा कोई डॉक्टरेट है, उनके पैर छुए, माँ के छुए, पिता के छुए, तो समझ में आती है। वहाँ नेताओं के मतलब जो है ना, आज की डेट में MLA बन गया, उनके पीछे लग जाते हैं कि जी मुझे अपॉइंटमेंट करवाओ, यहाँ पर रखो। ये भाई मेरे को लगता है ये चाणक्य ने नहीं सिखाया था। तो हम चाणक्य के वंशज हैं, टीचर्स जो, समझ लो जरा, हमें ऐसी प्रक्रिया अपनानी है, स्वाभिमान से दिए, डिग्निटी से हम दिए और बच्चों में स्वाभिमान पैदा करें, सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा करें। यही बच्चे ना पूरे देश को बहुत ही विकसित बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू, धन्यवाद।